गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं आज हम, जो कि है चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट। तो अभी हमने कुछ दिन पहले प्रीलिम्स बूस्टर में देखा था कि श्रीलंका ने जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कोलंबो की डील थी इंडिया के साथ और जापान के साथ, उसको कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। तो उसके बाद एक और शॉक दिया है श्रीलंका ने इंडिया को, तो वो है कि चाइना को उन्होंने अलाउ किया है कि जाफना पेनिनसुला के उधर उनके 3 आइलैंड्स हैं ऐसे, जो कि हमारे तमिलनाडु कोस्ट से बिल्कुल 50 किलोमीटर दूरी पे हैं। वहाँ पर चाइना एक एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश करने लगा है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, सिनोसोर एटेक्विन जॉइंट वेंचर, एक प्राइवेट कंपनी है। वो वहाँ पर हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स लगाएगी। कौन कौन से आइलैंड्स में? नैना तीवू, डेल्फ्ट एंड नेडुनु थीवू, और एक ये है अनालाय तीवू। अब ये पाक बे के बिल्कुल पास है। ठीक है, अब ये इसमें जो डेल्फ्ट आइलैंड है ना, ये तो बिल्कुल ही इंडिया के साथ लगता है। अब आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखो, ये डेल्फ्ट आइलैंड है, ये हमारा ये रामेश्वरम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डेल्फ्ट आइलैंड जो है ये हमारे बिल्कुल इंडिया के पास है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये पाक बे है, यहाँ पर ये जाफना पेनिनसुला दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो कौन कौन से आइलैंड है, अभी आपको सारे आइलैंड्स भी दिखा देता हूँ मैप में। ये अनालाई तीवू, फिर हमारा ये रहा डेल्फ्ट आइलैंड, और कौन से आइलैंड्स थे? और आइलैंड हैं नैना थीवू, नेडुनु थीवू और अनालाइवतु तो देख लिया हमने। तो जाफना आइलैंड में यहाँ पर जितने भी आइलैंड हैं, छोटे छोटे और आइलैंड्स हैं, ये देखो नैना तीवू भी आ गया, और ये एक और आइलैंड यहाँ पर भी है, तो पलाई तीवू। ये सारे आइलैंड्स जो हैं, इनमें यहाँ पर जो है चाइना जो है प्रोजेक्ट्स बनाने लगा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी होंगे उसमें, और हमारे जो एक तरह से हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे। इसके अंदर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी। मतलब हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स कौन से होते हैं? जिसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि विंड और सोलर का हो सकता है, हाइड्रो और सोलर का, या हाइड्रो और एक तरह से विंड का हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है वैसे वो विंड और सोलर प्लांट्स ही होंगे। तो ये इन आइलैंड्स में लगाने लगा चाइना। ठीक है, तो अब इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल कोस्ट के पास आ गए हैं अब चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जो श्रीलंका है उसका क्या कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं असल में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो बना रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो फाइनेंसर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चाइनीज़ कंपनीज़ को ये प्रोजेक्ट जो दिए हैं, तो उन्हीं का वो प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस और जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। बोरोवर कौन है इस केस में? श्रीलंका को। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो गाइडलाइंस बनाई है प्रोक्योरमेंट की, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये कहना है श्रीलंका का। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? सबसे पहले आपको दिखाया डेल्फ्ट आइलैंड जो है वो तो बिल्कुल पास है इंडिया के, नॉर्दर्न श्रीलंका में, जाफना पेनिनसुला का बिल्कुल पास है। ये एरियाज़ वो वाले एरियाज़ है जहाँ पर जो सिविल वॉर से जो हमारी तमिलियन पॉपुलेशन थी वो यहाँ आकर बस गई थी, और यहीं से ही वो बोट्स में बैठ के तमिलनाडु में एंटर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब जो है ये इस जगह पे निगलेक्ट रहा है, इकोनॉमिक निगलेक्ट रहा है, सोशल निगलेक्ट रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं पाई है। तो इसीलिए जो है ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब जो है इसमें पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले 2018 में भी इंडिया ने जो है चाइना का एक प्रोजेक्ट लगा रहा था $300 मिलियन का हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर वॉर अफेक्टेड एरियाज़। वॉर अफेक्टेड एरियाज़ कौन से? जो सिविल वॉर के टाइम पे एरियाज़ अफेक्ट हुए थे, वहाँ पर जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता था चाइना। तो इंडिया ने उस टाइम पर जो है श्रीलंका को कह के एक तरह से इंडिया ने बोला कि जो बिडिंग प्रोसेस था इस प्रोजेक्ट्स के लिए वो ओपेक था, वो फेयर नहीं था। तो वो उस प्रोजेक्ट को फिर जो है किसी ना किसी तरह से इंडिया ने वो ड्रॉप करवा दिया, चाइना को बनाने नहीं दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स, ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसको जो है इंडिया क्या रिएक्शन देता है। ऑफिशियली तो कोई रिएक्शन नहीं दिया अभी तक इंडिया ने। We have not issued any public statement yet, but of course there have been concerns which have these concerns have been communicated to the Sri Lankan government, और ये जो है अब जो है इंडिया इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो स्टेटमेंट भी इशू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो यूएस ने अब जो है यूएनएचआरसी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन है जो यूएस के, उन्होंने बोला है कि हम ऐसी फॉरेन पॉलिसी को
परसू करना चाहते हैं दोबारा से, जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो। तो उसी कंटेक्स्ट में जो है हमारा ये एक तरह से जो है हमारी कमिटमेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ, तो इसीलिए हम जो है वो इसको दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है ना कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है UNHRC से मूव आउट कर दिया था US को, और उन्होंने कहा था कि ये जो है क्यों, पहली बात तो देखते हैं क्यों उन्होंने मूव आउट किया था। उन्होंने कहा था कि जो है UNHRC जो है वो इसराइल के अगेंस्ट बायस रखता है। ठीक है, क्योंकि इसराइल के अगेंस्ट बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करते थे UNHRC में। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है जो वो कहते थे, क्योंकि इसराइल इज़ अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ US, तो वो कहते थे कि जो UNHRC है वो बहुत बायस है अगेंस्ट इसराइल, सो वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ UNHRC। ठीक है, फिर उनका एक और भी ये कहना था कि UNHRC के अंदर वो कंट्रीज़ मेंबरशिप लेके बैठी हैं जिनके खुद के ही ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है, और उनके उधर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, खुद ही वो लोग जो हैं वो अथॉरिटेरियंस हैं। ठीक है, देखो अब कैसे कैसे कंट्रीज़ जो है वो जो है UNHRC में करंटली मेंबर हैं, जैसे चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, रशिया, वेनेजुएला। अब ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनके खुद के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही पुअर हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी और कंट्री में जो है ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो देयर वाज अ फेयर पॉइंट, दिस वाज अ फेयर पॉइंट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। बट जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं नवे US में, जो ब्लिंकन, उन्होंने बोला है कि कोई मीनिंगफुल चेंज तो आया नहीं हमारे को छोड़ने से। ठीक है, US के छोड़ने से UNHRC में कोई मीनिंगफुल चेंज तो आया नहीं जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बल्कि क्या हुआ उल्टा, US की लीडरशिप की वैक्यूम क्रिएट हो गई। तो उस वैक्यूम को कौन फिल कर रहा है, जो ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ जो है चाइना, रशिया वगैरह, ये इस वैक्यूम को फिल कर रही हैं। तो US की जो एब्सेंस है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है UNHRC को। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम दोबारा रिजॉइन करेंगे। अब देखते हैं UNHRC है क्या। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड। इसमें 47 मेंबर्स होते हैं जो कि 3 साल के टर्म के लिए एक बार में इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके रीजनल ग्रुप्स हैं। अब देखो आपको बताता हूँ कैसे इसकी सिलेक्शन होती है। देखो जैसे अफ्रीका, फिर वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ऐसे से ना 5 टोटल वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड के में जितने भी UN जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं उन सबको ज्योग्राफिक रीजन्स में ऐसे बांटा है, 5 ऐसे रीजन्स में बांट दिया है। ठीक है, अब समझ लो अफ्रीका में से एरिट्रिया को जो है वो इस साल इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, 3 साल की वो होता है टर्न्योर। तो इस बार जो अफ्रीका ने कहा कि हमारी तरफ से जो है जितने भी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3-4 जैसे कंट्रीज़ आप लगा लो, एरिट्रिया लगा लो, फिर लीबिया लगा लो, या जो भी आप कंट्रीज़ लगा लो, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर वेस्टर्न यूरोप में से कुछ कंट्रीज़ इलेक्शन लड़ रही हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जो है सारी ग्रुपिंग में से कंट्रीज़ इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन 5 ग्रुपिंग्स में से जो भी नॉमिनेशंस गई हैं, तो जितने भी UNGA के मेंबर्स होंगे, अब आपको पता है 191 के आसपास कंट्रीज मेंबर्स हैं, वो वोटिंग करती हैं कि किसको वो चाहते हैं उस ग्रुपिंग में से चूज़ करना। ठीक है, तो उसमें से उस ग्रुपिंग में से चूज़ किया जाता है, और ऐसे जो है कम से कम 96 वोट्स मिनिमम मिलनी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज़्यादा वोट्स होनी चाहिए। 96 तभी बनेंगे ना, 95 और 95 तो 190 होगा, तो 96 इसीलिए जो है मिनिमम वोट्स मिलनी चाहिए, ताकि जो है वो एक कंट्री जो है वो इसकी मेंबर बन सके। ठीक है, 47 मेंबर्स टोटल ऐसे इलेक्ट करने पड़ते हैं, और एक कंट्री जो है वो 3 ईयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट हो सकती है। उसके बाद वो एक और बार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो सर्व कर सकती है, मतलब 3 साल के बाद एक बार और इलेक्शन लड़के वो दोबारा जीत सकती है, लेकिन उसके बाद उसको जो है वो मेंबर नहीं बन सकती फॉर 3rd टर्म। ठीक है, सिर्फ एक टाइम पर एक कंट्री सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सर्व कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके सेशंस कब कब होते हैं ये देख लेना, इट्स नॉट आपको मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से ऐसे ही पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं होप। ये UAE का फर्स्ट मिशन टू मार्स है। अभी जब आप ये पढ़ रहे हो तो ये रात को जो है एक तरह से जो हमारी 9 फरवरी की रात है, तब ये पहुंच चुका है। तो ये न्यूज़ जो है ये इसको आप अपडेट कर लो एक तरह से, क्योंकि ये सिर्फ 7 आवर्स अवे रह गया था। ये UAE का जो मार्स मिशन है ये सिर्फ 7 आवर्स अवे रह गया था। तो बाय आई थिंक 10 PM के आसपास हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से जो है वो ये मिशन जो है वो मार्स पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका अरेबिक में नाम है अमाल। इसको UAE ने लॉन्च किया इस मिशन को, मार्स मिशन को,
और किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसके ऊपर जो क्लाइमेट है उसके बारे में स्टडी की जा सके, और उसके लोअर एटमॉस्फेयर जो है मार्स का। अब लोअर एटमॉस्फेयर कैसे स्टडी होगा, क्योंकि जो है मार्स पे ही वो लैंड कर रहा है, तो इसीलिए वो लोअर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, ये होप मिशन जो है यूएई का। ठीक है, अब ये है क्या? यूएई के साइंटिस्ट जो यूएस में थे उन्होंने इस मिशन को डेवलप किया, 2015 में इसको अनाउंस किया गया था, और ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल है जो कि रेड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा अरब वर्ल्ड से। ठीक है, एमिरेट्स मतलब अरब कंट्रीज़ में सबसे पहले सिर्फ यूएई है जो बनी है कंट्री जो कि मार्स पे अपना मिशन भेज पाई है। ठीक है, तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से इसको लॉन्च किया गया था, क्लाइमेट डायनामिक्स देखने के लिए, मार्स के लोअर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। यूएई का ये 4th स्पेस मिशन है। अब ये अगर आपको प्रीलिम्स में एक पॉइंट आ जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ यूएई, तो वो पॉइंट गलत होगा। ये यूएई का 4th स्पेस मिशन है, बट ऑफ कोर्स यस, दिस इज द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन ऑफ यूएई। ठीक है, इससे पहले जो स्पेस मिशन भेजे हैं यूएई ने वो सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजी हैं उन्होंने। ठीक है, सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं पिछली 3 उन्होंने, वो स्पेस मिशन थे उनके। पहली बार इस लेवल पे एक उन्होंने स्पेस मिशन को अंजाम दिया है। ठीक है, अब मार्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हमको क्यों स्टडी करते हैं मार्स को? बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ देयर। और हमको कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर लाइफ है या नहीं? हम देखना चाहते हैं कि वहाँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है मार्स पर जो था, मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो वार्म था, तो हमको ये ऐसा लगता है कि वहाँ पर वाटर हो सकता है, और अगर वहाँ कहीं पे भी वाटर हो सकता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट एट दैट प्लेस। ठीक है, इसीलिए हम ये मार्स को स्टडी कर रहे हैं कि हम क्या वहाँ पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइंस्टाइनियम। ठीक है, अभी आइंस्टाइनियम क्या है? ये हमारा 99th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है 98 एलिमेंट्स होते हैं, बट ये 99th है एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल में है, आइंस्टाइनियम। और इसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको 1952 में डिस्कवर किया गया था, जब एक हाइड्रोजन बॉम्ब का ब्लास्ट किया गया था। आईवी माइक नाम जो था वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब था, उसको ब्लास्ट किया गया था। एल्यूग्लैब एक अटोल है साउथ पैसिफिक में, वहाँ पर ये जब ब्लास्ट किया तो उसके बाद जो डेबरी बची उसकी, जो उसका एक तरह से मलबा बचा, उसमें से जो है साइंटिस्ट को ये एलिमेंट के जो है कुछ कण मिले थे वहाँ पर। ठीक है, 200 एटम्स के आसपास उनको इस एलिमेंट के वहाँ पर मिले जो है आइंस्टाइनियम के। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की, और 1952 में पहली बार ये मिले उनको। तो 1955 में ये प्रपोज किया गया कि जो ये न्यू एटम्स मिले हैं किसी न्यू एलिमेंट के, इसका नाम हम आइंस्टाइन के नाम पे रखते हैं, तो इसका नाम आइंस्टाइनियम रखा गया। ठीक है, और रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली क्या फाइंड किया है? उन्होंने कहा है कि जो इसका सबसे स्टेबल आइसोटोप है इस एलिमेंट का, आइंस्टाइनियम 254, इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या होती है? जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो लाइफ है उसको हम हाफ लाइफ के जो है एक तरह से पैरामीटर पर उसको हम मेजर करते हैं कि 2776 डेज में, अगर आप समझ लो एक यूनिट आपने अगर ये जो है आइंस्टाइनियम एलिमेंट रखा है तो 276 डेज में ये हाफ रह जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जितना भी ये पड़ा है तो 2076 दिनों में ये उसका हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही मेजर करते हैं हम अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, जो आइंस्टाइनियम 253 आइसोटोप है इस एलिमेंट का, उसकी तो हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ 20 डेज है, मतलब कि 20 दिन के अंदर ये आधा खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत हाईली ये रेडियो एक्टिव है, और इसकी जो शॉर्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, और ये नेचर में फाइंड नहीं होता, ये मतलब नेचुरली नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत मुश्किल है प्रोसेस, ये बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है इसकी यूसेज क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसको, इसकी और कोई अभी तक हमको यूसेज पता नहीं लगी है ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज़ के लिए ही इसको अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, और ये नेकेड आई को विजिबल नहीं होता है, और इसको बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स लग गए इतना ज़्यादा बनाने में कि वो हमको हमारी नेकेड आई को दिख सके। ठीक है, तो मतलब 9 साल लग गए इनको इतना ज़्यादा बनाने में, इसको इतने मुश्किल से बनाया गया कि 9 साल लग गए इसको बनाने में कि अब वो हमें आंखों से दिखे। ठीक है, नहीं तो ये हमारी नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शतूत डैम। तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट अशरफ गानी ने अभी ये रिसेंटली जो है इसके ऊपर एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि शतूत डैम जो है वो हम बनाएंगे और इससे हम 20 लाख रेजिडेंट्स हैं जो काबुल सिटी में उनको हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसको नवंबर 2020 के आसपास जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वी हैव एग्रीड विद अफगानिस्तान टू बिल्ड दिस शतूत डैम। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $250 मिलियन है, मतलब 3000 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है। और ये जो है इसमें इशू क्या आ रहा था कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर आप इस पर डैम बना दोगे तो जो फ्लो ऑफ दिस वाटर है, जो फ्लो ऑफ वाटर है कौन सी रिवर के ऊपर बनाइए, मैदान रिवर। तो जो फ्लो ऑफ मैदान रिवर है जो पाकिस्तान में भी आ रही है वो बहुत कम रह जाएगा और जो है वो देयर इज़ अ चांस कि जो है उसका फ़्लो जो है वो कम हो जाए। तो पाकिस्तान को ये फेयर था कि जो एक तरह से डर था कि इसका फ़्लो जो है इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये शतूत डैम, इससे इंडिया कहीं जो फ़्लो को कंट्रोल ना करे। ठीक है, अब ये मैदान रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। काबुल रिवर पे कौन सा डैम बनाया है, इंडिया ने ही बनाया, वो भी सलमा डैम। ठीक है, इंडिया ने सलमा डैम बनाया है, इसका नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम इसका नाम है। ठीक है, इंडिया जो है वो और एक और प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में प्रपोज कर रहा है, 4th फेज़ में कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स थे लगभग, तो उसके 4th फेज़ में इंडिया पहुंच चुका है। तो $80 मिलियन के 600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया और बनाने लगा है साथ के साथ इस शतूत डैम के साथ। ठीक है, इंडिया ने 202 किलोमीटर की एक फूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन भी है वो, ताकि जो वो भी इंडिया ने ही बनाई है, जो जिससे कि काबुल सिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंडिया के और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, इंडिया ने आज तक टोटल $3 बिलियन के जो है वो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लगाए हैं और 400+ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे टोटल। ठीक है, हमारे इंडिया में 65,000 अफगान स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में पढ़ते हैं और इंडिया की जो हम चाहते हैं, इंडिया जो है ऐसे एफर्ट्स कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस है खासकर पाकिस्तान के ऊपर, उसको कम किया जा सके ऑन जो है एक्सेस टू सी के ऊपर। पाकिस्तान जो है जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडिया वांट्स कि अफ़गानिस्तान की जो ओवर डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर फॉर एक्सेस टू सी, इसको हम कम कर सकें। इसी के लिए जो है चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया ईरान में डेवलप कर रहा है और एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर जो है अफगानिस्तान में इंडिया बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अब इसमें आप बताओ कि नीचे बिना देखे आप बताना कि इज़ अफगानिस्तान अ लैंडलॉक्ड कंट्री और जो है इज़ अफगानिस्तान अ लैंडलॉक्ड कंट्री और डज़ इट हैव एनी एक्सेस टू द सी। ठीक है, इसका आप आंसर बिना देखे बताना। सोचो कि आपको ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक पॉइंट दिया गया है कि अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये आप बताना मुझे। ठीक है, कमेंट में। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सम स्टूडेंट्स हैव ऑल आस्क्ड मी कि आप ये सेशन जो है इसको इंग्लिश में रखा करो, बट ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सेशन मैं इसीलिए हिंदी में लेता हूँ बिकॉज जो कंटेंट है ये ऑलरेडी इंग्लिश में है। तो जो है अगर मैं इसको इंग्लिश में ही समझाऊंगा तो इट वुड नॉट बी फेयर फॉर आवर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो इसीलिए जो है इसको हम बाइलिंगुअल रखते हैं क्लासेस को, ताकि सबको समझ आ सके। ठीक है, सो we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.